नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी नागपुर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वो दीक्षा भूमि पहुंचे और गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने नागपुर दौरे से जुड़ी कुछ तस्वीरों को भी शेयर किया है। साथ ही राहुल गांधी ने संविधान सम्मेलन में हिस्सा लिया। एक बार फिर से देश में जातिगत जनगणना की पैरवी की है। उन्होंने नागपुर में कहा कि देश में जाति आधारित जनगणना होगी। इससे दलितों, अन्य पिछड़ा वर्गों और आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय का पता चल सकेगा। संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आगे कहा कि जाति जनगणना से सब कुछ साफ हो जाएगा। हर किसी को पता चल जाएगा कि उनके पास कितनी ताकत है और उनकी भूमिका क्या है। साथ ही राहुल गांधी ने आरएसएस, बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला है। तो आज अपने शो में राहुल गांधी के नागपुर दौरे पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी नागपुर पहुंचे, क्या था उनके दौरे का मकसद? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने कैंपेन की शुरुआत की, एक तरह से चुनावी कैंपेन है ये, और कैंपेन की शुरुआत नागपुर से की, क्योंकि नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। नागपुर से ये संदेश देना चाहते हैं कि देखो, हम आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हैं। और किसके विचारधारा के साथ है? हम अंबेडकर, गांधी, नेहरू की विचारधारा के साथ हैं। लेकिन अंबेडकर की विचारधारा के साथ जो हैं, उनके वंशज हैं, उनके पोते हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, वंचित बहुजन अघाड़ी, उनके साथ हम खड़े नहीं हैं। हम उन लोगों के साथ खड़े नहीं हैं जो कि इन विचारधाराओं के साथ चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। हम केवल और केवल उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं जो नागपुर की उस विचारधारा से डरते हैं। अब कौन डरता है? नागपुर की या संघ की विचारधारा है क्या संविधान बचाने के नाम पर इन लोगों ने एक मान कर रखा है कि हम उन लोगों का समर्थन करेंगे जो नागपुर की उस विचारधारा से डरता है जिसे कहते हैं राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवादी विचारधारा है, संघ की विचारधारा। संघ कभी जातीय आधार पर हिंदू समाज को बांटने की बात नहीं करता, लेकिन उस विचारधारा के विरोध में ये हिंदू समाज को जातियों के आधार पर बांटेंगे। संघ तो जाति विहीन हिंदू समाज की बात करता है, हिंदू एकता की बात करता है। लेकिन इनकी विचारधारा क्या है? जाति के आधार पर बांटो। किसको? हिंदुओं को। मुसलमानों की जाति की बात मत करो, क्योंकि वहां पर बोलोगे तो फिर क्या होगा? वहां पर जैसे ही जाति की बात करोगे, मुसलमानों का मौलाना गैंग पूरा आ जाएगा हमारे सामने कि देखिए, आप हमारे बीच फूट डाल रहे हैं। ये पासमानदा मुसलमानों ने इतने समय तक, लंबे समय तक आंदोलन किया। हर राज्य में मुस्लिम जातियां जो है, ज्यादातर कांग्रेस शासित प्रदेशों में देखें तो कई मुस्लिम जातियां हैं, उसको ओबीसी में जबरदस्ती शामिल कर लिया गया। चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी की सरकार है, हाईकोर्ट मामला पहुंच गया कि 41 जातियों को ओबीसी में शामिल किया, उसमें 21 मुस्लिम जातियां हैं। क्योंकि इनको लगता है कि मुसलमानों को अगर हम खुश नहीं रखेंगे तो यह हमें वोट नहीं देगा, यह अपना दूसरा विकल्प ढूंढ लेगा। इसके पास तो विकल्पों की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारी पार्टियां इनके लिए विकल्प के द्वार खोले हुए हैं, और यही विकल्प इनके पास है कि बहुत होगा तो एक्सट्रीम लेवल पर हम ओवैसी जैसे लोगों के साथ चले जाएंगे। तो इसलिए इन लोगों के अंदर, यानी कि राहुल गांधी जैसे लोगों के अंदर इस बात का डर रहता है। इसलिए बेइज्जती इनके सभागार में भी हुई। बड़ा राहुल गांधी की बात कर रहा था, मंच से 3 बार राहुल गांधी की बात बोला और किसी ने राहुल गांधी जिंदाबाद जयकार भी नहीं लगाया। सब लोग खड़े थे, बैठे थे अपने अपनी जगह पर। ये मंच से इनके चापलूस मंडली बोल रहा था राहुल गांधी जी आ रहे हैं तालियां बजाने के लिए, किसी ने नहीं बजाया, क्योंकि उनको पता था कि राहुल गांधी संविधान की रक्षा के नाम पर संविधान के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार करेंगे। इन्होंने दूसरे स्तर पर ये देखा जाए तो इसलिए उस जगह को चुना क्योंकि नागपुर में दीक्षा भूमि है, बौद्ध स्थल, जहां पर बाबा साहब अंबेडकर कन्वर्ट हुए थे, हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बन चुके थे। और वहां भी राहुल गांधी गए और वहां दीक्षा भूमि में जाकर बुद्ध की बात की। ये सारे उन चीजों की बात करेंगे जिससे कहीं ना कहीं हिंदुओं को नुकसान पहुंचे। बाबा साहब अंबेडकर की अपनी समस्या थी, दलितों की समस्या अपनी जगह थी, और उस जगह पर आपने ये बात तो कही
कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की रक्षा की है, लेकिन संविधान की रक्षा करते हुए, अपने लिए संघर्ष करते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने एक रास्ता खोल दिया कि अगर आपके पास समस्याएं हैं तो आप उस समस्या से पलायन कर लो। अगर हिंदू में समस्या है तो आपस में इंतजार मत करो संघर्ष करने का। यह संघर्ष कभी भी कुछ दिनों का नहीं होता। 47 साल 1947 से अब तक संघर्ष का दौर ही चल रहा है कि देश कब विकसित होगा, कब विकसित होगा। तो क्या इस देश से सब लोग पलायन करके चला जाए? तो इसलिए उन्होंने पलायन का रास्ता अपनाया, जो आज तक पलायन हो रहा है। दलितों को बरगलाया जा रहा है किस आधार पर? कभी बौद्ध, कभी जैन, कभी इस्लाम। तो ये उनके जो विचार थे उसकी बात करते हुए राहुल गांधी ने एक और बात कही कि बाबा साहब अंबेडकर की हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। ये बुद्ध पर किताबें पढ़ी है, इन्होंने पढ़ी होगी किताबें। इन्होंने किताबें पढ़ी है किस बात के लिए? कि न्याय, अधिकार, दलित और इन मसले पर जो बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा वो सारी किताबें पढ़ी। लेकिन एक किताब इन्होंने नहीं पढ़ी, और वो है बाबा साहब अंबेडकर का इस्लाम के प्रति क्या कहना था। जो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि अमेरिका हो या यूरोप हो या फिर किसी और देश में रहने वाले मुसलमान हो, मुसलमानों पर इस बात के लिए भरोसा मत करो कि वो कभी भी किसी राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करेंगे। उनके लिए एक ही जगह है और वो है कुरान, और वो इस्लाम को ही मानते हैं, और वो उन्हीं की बात मानेंगे जो मोहम्मद साहब के अनुयायी होंगे। यानी कि उनके अनुयायियों के अलावा किसी को ये अपने तरीके से इज्जत नहीं दे सकते। और राष्ट्र की बात तो छोड़ दीजिए, राष्ट्र की बात ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनका राष्ट्र जो है वो इस्लामिक दुनिया है। ये पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने की बात करेंगे। अगर बुद्ध एंड मोहम्मद ये किताब पढ़ लीजिए। अब बाबा साहब अंबेडकर ने मुसलमानों के, हिंदुस्तान में मुसलमानों के बारे में क्या क्या कहा, ये बातें तो आपने कही नहीं, उस मंच से नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर बैठे हुए कुछ लोगों में टोपी वाले भी थे। वो लोग भी टोपी लगा लगा कर राहुल गांधी की बातों पर मुस्कुरा रहे थे। तो उसके बाद एक और बड़ी बात है, जिस तरीके से राष्ट्रगान गाया गया, वहां राहुल गांधी खड़े हुए, सारे लोग खड़े हुए। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात देखिए कि राष्ट्रगान के बाद ये लगभग परंपराएं रहती है। हर जगह मंच पर राष्ट्रगान खत्म होने के बाद एक बार कम से कम भारत माता की जय बोला जाता है, उसके नारे लगते हैं, उसके नारे लगते हैं। ये सामान्य परंपराएं हैं, ये अगर नहीं निभाएंगे तो आपके ऊपर मुकदमा नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर जो चल रहा है, यानी कि आपकी भावना क्या है, ये लोगों को समझ में आ जाएगा। आपने एक बार भी भारत माता की जय के नारे नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि वहां पर बैठे हुए कुछ मुस्लिम लोग जो थे, वहां पर जो टोपी वाले बैठे थे राहुल गांधी के सभा में, वो नाराज हो जाएंगे। ये बात करेंगे न्याय के, अधिकार की, ये संविधान की बात करेंगे कि ये लोगों की आवाज बन के बाबा साहब अंबेडकर आए, गांधी जी की विचारधारा की बात करेंगे। लेकिन इस बात के लिए इनके अंदर ये भावना नहीं है कि हम जिस देश से प्यार करते हैं, जो हमारा राष्ट्र है, उस राष्ट्र के लिए कुछ करने में अगर एक समुदाय विशेष भी, कुछ लोग भी, या पूरा हिंदुस्तान ही नाराज होता है तो नाराज होने देना चाहिए। अगर आपके पास वो ताकत है तो। आप गांधी की बात करते हो, गांधी ने ही तो कहा था कि हम अपने काउज के लिए, हम अपने स्वतंत्रता के लिए, देश को आजाद कराने के लिए लड़ेंगे, और कांग्रेस अगर इसका विरोध करती है तो भी कांग्रेस को हम खत्म कर देंगे, कांग्रेस हम छोड़ देंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है। हम इस देश की एक मुट्ठी मिट्टी से भी कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर सकते हैं। ये उनकी रिजिडिटी थी कि देश के प्रति करेंगे। भले ही कई कंट्रोवर्शियल काम वो आगे कर चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर ये ग्लोबल सिटीजन बनने की भावना आ गई थी। और राहुल गांधी की बात करें कि राहुल गांधी वहां पर संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ इन्होंने किया। ये बाबा साहब अंबेडकर का संविधान इन लोगों ने मिलकर बनाया, प्रारूप समिति बनी, और उसके बाद हम इसी के आधार पर देश को चलाएंगे। तो भाई अभी संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कैसे हो रहा है? पीछे से आते हैं, पीछे से हमला किया जाता है। कैसे पीछे से किया जाता है? क्या इतने सालों में मोदी की सरकार ने कई अध्यादेश ला दिए कि जिसे संसद से पारित नहीं करवाया गया, कि राष्ट्रपति को अगर अध्यादेश जारी करने का अधिकार है तो उनके आधार पर अध्यादेश जारी कर दो। क्या मोदी की सरकार ने किसी राज्य को
जहां पर सरकार किसी दूसरी पार्टी का है उसको बर्खास्त कर दिया, जैसे ही कांग्रेस की सरकारों ने किया, केरल में वामपंथी की सरकार, नहीं राष्ट्रपति शासन लागू, वहां भी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, बर्खास्त तो किया नहीं कहीं, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इन लोगों ने अपने समय में जो गैर कांग्रेसी सरकार थे उसको बर्खास्त किया, राष्ट्रपति शासन लगाए। इंदिरा गांधी की तरह क्या मोदी ने इमरजेंसी लगा दिया। संविधान में संशोधन की बात होती है तो संविधान में संशोधन, इनको दिक्कत किस बात से होगी कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल कैसे पास हो गया, आर्टिकल 370 को खत्म कैसे कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी कैसे बना दिया गया, अब यूसीसी कैसे लाया जा सकता है, ये सारी समस्याएं इनको है। क्या ये संविधान के साथ खिलवाड़ है, क्या ये संविधान को तोड़ना मरोड़ना है? अगर ऐसी बातें थी तो आप लोगों की सरकारों में 100 से ज्यादा संशोधन कैसे कर दिया गया? संविधान के साथ खिलवाड़ तो आपके लोगों ने किया जब इंदिरा गांधी ने सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा, सेकुलर सोशलिस्ट शब्द जोड़ा, और उसमें भी प्रियम्बल में ये संविधान के प्रस्तावना उद्देश्य का जो पूरे संविधान का उद्देश्य बताया गया है उसमें भी आपने छेड़छाड़ कर दिया। उस समय आपको संविधान से खिलवाड़ नहीं लगता था, इसलिए राहुल गांधी ने जो बातें कही नागपुर में, ये एक तरह से यही देखा जा सकता है देश विरोधी मुसलमान परस्तिक दिखता है उसमें, कि ये मुसलमानों की बात पर चुप रहेंगे, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और नागपुर में जिस तरीके से इन्होंने बातें की है वो अगर बाहर से ये संविधान सम्मान आयोजन जो किया गया, अगर इसमें राहुल गांधी के कारण इतनी सुरक्षा नहीं होती तो इनका भी हाल वही होता जो अकोला में योगेंद्र यादव का हुआ, डांट डपट के भगा दिया जाता। जो स्थिति थी ऐसा ही लग रहा था कि जिस तरीके से अकोला में योगेंद्र यादव के साथ हुआ वैसे ही नागपुर में इनके साथ होता। ये सामने कह रहे हैं देखो सरस्वती शिशु मंदिर है, करोड़ों की जमीन पर बनी हुई है, करोड़ों की जमीन पर बनी हुई है तो सरकार के पैसे से बनी है, लेकिन ये तो एक ट्रस्ट है, लोगों के फायदे के लिए बनी है। लेकिन तुम्हारे सरकारों में जो करोड़ों करोड़ अरबों रुपए के घोटाले करके बैठे हुए 5000 करोड़ की संपत्ति किसकी थी? नेशनल हेराल्ड की, जनता की, जो मां बेटे ने मिलकर बांट लिया 76% शेयर इनके पास, यानी कि 4500 समथिंग करोड़ जो है सिर्फ इन दोनों मां बेटों के पास चला गया उसका। इसलिए वहां पर राहुल गांधी के भाषण से प्रभाव नहीं पड़ा और बाहर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका, कांग्रेस का उल्टा प्रभाव राहुल पड़ेगा। गांधी बार बार जातिगत जनगणना की बात क्यों करते हैं? तेलंगाना से तो खबर आई है लेकिन कर्नाटक में हुआ वहां की रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन बार बार ये जातिगत जनगणना, बार बार इसका नारा क्यों लगाते हैं वो? देखिए, तेलंगाना में जातिगत जनगणना की बात करते हुए राहुल गांधी हिचकते हैं, ये तो गलती से बोल दिया, ये तो बार बार कहा जाता था तेलंगाना में करा के दिख लो, क्योंकि वहां पर जो सवर्ण है इनके साथ है, रेड्डी इनके साथ है, तो ये रेवंत रेड्डी जब ये बात करना शुरू कर देगा तो उन्हीं के लोग उनको कुर्सी से भगा देगा, जो स्थिति वहां तेलंगाना में थी। इस बार गलती से इन्होंने रिजर्वेशन की बात कर दी कि बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो ओवरऑल बात करना पड़ा, इसलिए क्योंकि इतने समय से हंगामा चल रहा था कि भाई राहुल गांधी जो मॉडल बना के रखा है वो तेलंगाना में लागू करोगे कि नहीं, तेलंगाना में ये SC ST OBC को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दोगे कि नहीं, महिलाओं की भूमिका बढ़ाओगे कि नहीं, ये जो बात करते हो दूसरे जगह यहां भी लागू करो, तो उसको समझाने के लिए गए थे और उसी में इनको बोलना पड़ गया। 50% का कैप हटा देंगे, 100% रिजर्वेशन करने की क्षमता अगर इनके पास हो ये सारे कर दें, लेकिन इनको बुद्धि आई है 40 साल की उम्र के बाद, 34 साल के आसपास ये राजनीति में आए और फिर 10 साल तक जब इनकी सरकार रही तो 44 साल के हो गए। उस समय तक इनको ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई थी। जब 2014 के बाद लात मार के इनकी सरकार को भगाया गया तो उसके बाद इनको ज्ञान मिली है कि पिछले 60 साल से हम अंधों बहरों की तरह सोए हुए थे, 60 साल के बाद जागे हैं, जातीय जनगणना कराना है, रिजर्वेशन बढ़ाना है, बेरोजगारी का मुद्दा है। ये बार बार कहेंगे कि देखो किसी भी गरीब परिवार के लोगों को CEO बनते नहीं देखे होंगे, जैसे सबकी पृष्ठभूमि देखे हुए हैं। ये जो बात करते हैं अडानी अंबानी की, क्या धीरू भाई अंबानी कोई जमींदार घर में पैदा हुए थे या अडानी कोई जमींदार घर में पैदा हुए थे? वो राहुल गांधी की तरह पैदा नहीं हुए थे। वो धीरू भाई अंबानी हो या गौतम अडानी हो, ये बहुत सामान्य घर में पैदा हुए, मेहनत करके यहां तक अपनी मुकाम हासिल की है। इसलिए इस बार नागपुर में सबसे बड़ी घटना क्या हुई,
इन चीजों के बीच जो कांग्रेस के लिए सबक थे। नागपुर में कौन कौन से लोग आए कांग्रेस के? क्या बाला साहब थोराट दिखे? क्या नाना पटोले दिखे? ये जितने बड़े नेता थे, क्या पृथ्वीराज चौहान दिखे? क्या नेता प्रतिपक्ष जो महाराष्ट्र में है कांग्रेस के वो दिखे? ये कोई भी बड़ा नेता नहीं दिखा, विदर्भ रीजन से ही आते हैं। बल्कि चुनाव का वक्त है, सबको साथ आना था, खड़े होकर एकजुटता दिखाना था। बिल्कुल। और विदर्भ में अगर नाना पटोले वहीं के हैं तो उस क्षेत्र का प्रचार तंत्र संभाले हुए हैं। फडणवीस तो एक दिन पहले ही रोड शो कर रहे थे, नाना पटोले के आना चाहिए था राहुल गांधी की सभा में, लेकिन डर तो उनके अंदर भी है। ये राहुल गांधी जो नागपुर आरएसएस विचारधारा सावरकर बातें बोल रहे हैं, अगर उस जगह पर रहेंगे तो खुद भी चुनाव हार जाए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये स्थितियां कांग्रेस की रही है। राहुल गांधी वहां अकेले कुछ चापलूस मंडल के साथ बात करते रहे, लेकिन लोग मुस्कुराते रहे, इनकी बेइज्जती ही होती रही। राहुल गांधी का साथ मतलब सभी ने छोड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने फिर से जाति जनगणना की बात कही है। नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जब आरएसएस और बीजेपी के लोग संविधान पर हमला करते हैं तो वो सिर्फ इस किताब पर हमला नहीं कर रहे हैं, वो भारत की आवाज पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी संस्थाएं संविधान से बनी है, यदि संविधान नहीं होगा तो कोई चुनाव आयोग भी नहीं होगा। इसी के साथ राहुल गांधी ने वही अपना घिसा पिटा राग दोहराया। तो इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।